स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम संस्कृत में गद्य शिक्षण और काव्य शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। जहां हम संस्कृत शिक्षण कर रहे हैं उसके अंतर्गत गद्य शिक्षण और काव्य शिक्षण इसका महत्वपूर्ण समावेश इसके अंतर्गत किया गया है, क्योंकि हम संस्कृत शिक्षण को इसके बिना संपन्न नहीं कर सकते हैं। गद्य और काव्य ये दोनों ही क्या हैं, भाषा के अभिन्न अंग माने गए हैं। और साथ ही साथ जहां हम संस्कृत शिक्षण का समापन करेंगे उसके लिए गद्य और काव्य शिक्षण का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये हमें बताते हैं जो अलग अलग स्तर पर अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है कि किस में हमें कौन से विषय वस्तु का समावेश करना है, कैसे शिक्षण विधि होनी चाहिए, कैसी उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, कैसा उसका उद्देश्य होना चाहिए, किसका, गद्य का और काव्य का। ठीक है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा सबसे पहले हम गद्य शिक्षण के विषय में बात करेंगे। जो गद्य शिक्षण है उससे हम यही कहते हैं ना कि गद्य क्या होता है। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि कह दिया, जो कह दिया वही गद्य है, लेकिन ये नहीं है। गद्य ऐसा होता है या गद्य को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि जो हमने स्पष्ट कहा या हमारे स्वाभाविक रूप से जो हमने व्यक्त किया वही क्या है, हमारी वही अभिव्यक्ति गद्य है, जो हमें हमारे विचारों को प्रकट करवा रही है और जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। जो गद्य शब्द है वो गद्य धातु से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है स्पष्ट कहना, अर्थात हम अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त कर सकते हैं या फिर राग विहीन अभिव्यक्ति प्रकट करना ही गद्य है। जो महाकवि आचार्य थे तो उन्होंने, आचार्य दंडी ने भी कहा है कि जो संस्कृत गद्य शिक्षण है वो पाद रहित, पाद सुबंध तथा उसके अंतर्गत जो पद सुबंध तिगंध समुदाय है उसी को गद्य कहा जाता है। पाद रहित यानी कि पदों के बिना ही इसका समावेश होता है, और जो समुदाय होता है जो छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है लेकिन इसमें पद्य का समावेश नहीं किया जाता है, वही क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। जो आचार्य विश्वनाथ है उनका विचार था छंद बंधहीन शब्दार्थ योजना गद्य है, अर्थात जिसमें छंद का प्रयोग नहीं किया जाता और शब्दों की जो योजना है वो एक क्रमबद्ध रूप से प्रकट की जाती है, वही क्या कहलाती है, गद्य कहलाती है। इस प्रकार मौखिक या लिखित रूप में बिना राग लय के सामान्य ढंग से अपनी बात कहना ही क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। अंग्रेजी में इसके लिए हम प्रोस शब्द का प्रयुक्त करते हैं। जो प्रोस शब्द होता है इसका भी यही अर्थ होता है, स्पष्ट, सीधी और अनलंकृत या फिर पद्य मिश्रित होती है या अन्य भाषा में कही गई बात होती है, वही क्या कहलाती है, हमारी गद्य कहलाती है। सीधे इसको हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि स्पष्ट और सीधी भाषा में कही गई बात ही गद्य कहलाती है। और संस्कृत साहित्य की बात करें तो इसमें भी काव्य के 3 रूपों का समावेश किया गया है, गद्य, पद्य और चप्पू। इन्हीं का समावेश किया जाता है। जो चप्पू है वो विधा है और इसका समावेश गद्य और पद्य के साथ ही मिलकर किया जाता है। और संस्कृत में जो गद्य साहित्य है इसका प्रारंभ वैदिक काल से माना गया है और ये भी कहा गया है गद्यात्म कवयजु, इस तरह कि जो संस्कृत में गद्य है वो वैदिक काल से ही प्रारंभ होता है और इसके ये ऋग्वेद और सामवेद से भिन्न गद्यात्मक मंत्र यजु है, अर्थात गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है। और गद्य कविना निकंश वंदन्ति, अर्थात संस्कृत में जो गद्य का प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से टिकाऊ व्याकरणों और ग्रंथों के लिए ही किया जाता है और इसको कवियों की कसौटी भी मानी गई है। इसके अतिरिक्त ज्योतिष कथाएं, आख्याएं और नाटक में भी संस्कृत का
गद्य का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अब हम संस्कृत गद्य की विशेषता के बारे में बात करेंगे। जो संस्कृत गद्य की विशेषताएं होती है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को हम ध्यान में रखकर गद्य शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं संस्कृत के। ठीक है, जो संस्कृत की विशेषताएं हैं, सबसे प्रथम है संस्कृत गद्य में उत्कृष्ट एवं परिमार्जित भाषा का प्रयोग मिलता है। जो भाषा होनी चाहिए वो उत्कृष्ट और परिमार्जित होनी चाहिए। फिर संस्कृत गद्य में सभी प्रकार के विचारों को भली भांति अभिव्यक्त किया जा सकता है। जो संस्कृत में हमारे विचार है उनको हम भली भांति प्रकट कर सकते हैं। संस्कृत गद्य की शैली समास बहुत है, अर्थात इसमें बहुत सारे समास का प्रयोग किया गया है, जिसमें हम अपने विचारों को सार्वगर्भित रूप में प्रकट करते हैं और सरल, बोधगम्य, वर्णात्मक, तार्किक सूत्र और संक्षिप्त व्यास शैलियों का भी प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात है संस्कृत गद्य के माध्यम से संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। जो गद्य है इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, संस्कृत के संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान भी आसानी से अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात छंदोबद्ध ना होते हुए भी गद्य ललित काव्य की कोटि में आता है, अर्थात इसमें हम किसी भी छंद का प्रयोग ना करते हुए किसी एक विशिष्ट ललित सौंदर्य काव्य की कोटि में गद्य का समावेश किया जाता है या गद्य को सम्मिलित कर सकते हैं। उसके पश्चात भाषा सौष्ठव, वर्णन नैपुण्य, कल्पना वैचित्र्य, पद लालित्य, शैलस चातुर्थ, रसास्वादन एवं अलंकार विविधता संस्कृत गद्य की प्रमुख विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं का अनुकरण संस्कृत गद्य में किया जाता है। इसके पश्चात संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्य, हम पिछली कक्षा में भी संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य पढ़ चुके हैं अलग अलग स्तर पर, लेकिन अब पढ़ेंगे गद्य शिक्षण के उद्देश्य कि क्या होते हैं। इसके जो उद्देश्य हैं वो किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं विभिन्न स्तर पर। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं। शब्दों, पदों को शुद्ध रूप से पढ़ने की योग्यता प्रदान करना। जो शब्द है, पद है, उनको शुद्ध रूप से पढ़ने की योग्यता प्रदान करना प्राथमिक स्तर पर। फिर छात्रों को नए शब्दों के ज्ञान द्वारा शब्द भंडार में वृद्धि करना। जो नए शब्द होते हैं उनके द्वारा उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना। उसके पश्चात नए शब्दों के अर्थ ग्रहण व प्रयोग की क्षमता विकसित करना। जो नए शब्द होते हैं उनका अर्थ वो ग्रहण करे और प्रयोग करने की क्षमता विकसित कर सके। फिर विषय वस्तु के भावों और विचारों को ग्रहण करने के योग्य बनाना। जो विषय वस्तु होते हैं उसके भाव और विचार को वो ग्रहण कर सके, इस योग्य बनाना। उसके पश्चात छात्रों के सम्मुख प्रेरणात्मक विषय वस्तु प्रस्तुत करके उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना। उनके सामने हमें ऐसे प्रेरणात्मक विषय वस्तु प्रस्तुत करने चाहिए जिससे उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट हो सके। उसके पश्चात संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना। जो छात्र हैं उनका संस्कृत भाषा के प्रति रुचि होना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे अंत में हम ऐसे कह सकते हैं, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य है उसके प्रति छात्रों में गौरव की अनुभूति कराना। जब छात्रों के अंदर गौरव की अनुभूति होगी तो खुद ब खुद वो संस्कृत साहित्य पढ़ने के प्रति ललायित हुए रहेंगे। ठीक है, इसके पश्चात है माध्यमिक स्तर पर संस्कृत गद्य की विशेषताएं। माध्यमिक स्तर पर जो विशेषताएं होनी चाहिए वो इस प्रकार है कि छात्रों के शब्द भंडार और सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। ऐसा करने से जो उनकी शब्द भंडार की क्षमता है, सूक्ति भंडार की क्षमता है, वो समय और परिस्थिति के अनुसार उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात छात्रों को विभिन्न गद्य शैलियों से परिचित कराते हुए उनमें वाचन की क्षमता उत्पन्न कराना। जो विभिन्न गद्य शैलियाँ हैं उनसे उन्हें परिचित कराना और साथ ही साथ वाचन की क्षमता उत्पन्न कराना। उसके पश्चात छात्रों में विषय वस्तु के भावों को आत्मसात करने तथा भावाभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। जो विषय वस्तु होते हैं
उनके भाव को वो आत्मसात कर सके और भाव अभिव्यक्ति प्रकट कर सके। उसके पश्चात छात्रों में तर्क शक्ति, आलोचनात्मक दृष्टि और सृजनात्मकता का विकास करना। जो छात्र हैं उनकी तर्क शक्ति, आलोचनात्मक दृष्टि और सृजनात्मकता का विकास करना, साथ ही साथ छात्रों में चारित्रिक विकास करना। चारित्रिक विकास होगा तो स्वाभाविकता उनके अंदर सृजनात्मकता का भी विकास उत्पन्न हो सकेगा और छात्रों में हम संस्कृत के प्रति प्रेम उत्पन्न करा सकते हैं। संस्कृत के प्रति अगर उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा तो वो संस्कृत के प्रति ज्ञान अर्जित करने में सक्षम हो सकेंगे और वो रुचि के साथ संस्कृत शिक्षण का क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। ठीक है। उसके पश्चात उच्च स्तर पर इसके क्या उद्देश्य होने चाहिए कि जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भी उद्देश्यों का क्या होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। जैसे छात्रों को विभिन्न गद्य शैलियों के ग्रंथों का ज्ञान देना, उनको हम विभिन्न शैलियों के ग्रंथों का ज्ञान दे सकते हैं जिनसे वो उनमें क्या हो सके, पारंगत हो सके। छात्रों में तर्क, समीक्षा, आलोचना, निरीक्षण और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, वो साथ ही साथ तर्क कर सके, समीक्षा कर सके, आलोचना कर सके और निरीक्षण कर सके। छात्रों में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य पढ़ने तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता का विकसित करना, जो साहित्य है उसको पढ़े और उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सके। और इसके अतिरिक्त छात्रों का चारित्रिक विकास करना, छात्रों का तर्क शक्ति, आलोचनात्मक दृष्टि और सृजनात्मकता का भी विकास करना उच्च स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है। अब हम संस्कृत गद्य शिक्षण की विधियों के विषय में अध्ययन करेंगे। विधियाँ कि गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधि होनी चाहिए। सबसे प्रथम है संस्कृत गद्य शिक्षण में उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि, देखिए ये वो विधि होती है जिसमें शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ स्वयं नहीं बताता बल्कि विभिन्न क्रियाओं, विधियों और सहायक सामग्रियों की सहायता से छात्रों से ही उसका अर्थ निकलवाने का प्रयास करता है। इसके लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं: चित्र, रेखाचित्र, वीडियो, टेलीविज़न, मॉडल, कोई प्रत्यक्ष वस्तु या सजीव वस्तु या तो कोई एक्टिविटी ऐसी जिसके द्वारा कि वो कर सके। फिर द्वितीय है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि, जब शब्दों का अर्थ छात्र से निकलवाने में परेशानी हो तो शिक्षक को स्वयं शब्दों का अर्थ बताना चाहिए। इसके लिए वह निम्नलिखित विधि अपना सकता है, जैसे अनुवाद विधि, परिभाषा विधि और पुस्तक द्वारा, कोश विधि द्वारा वो प्रवचन दे सकता है। फिर स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि, जो भी हमारे जटिल पद होते हैं या विषय वस्तु होते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको अपनी व्याख्या द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। इसके लिए हम तुलना कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे शब्दों का सरल वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, कोई उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं या ऐतिहासिक, भौगोलिक, साहित्यिक, नाट्यशास्त्रों के द्वारा भी हम अर्थों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ठीक है। ये गद्य शिक्षण थे हमारे। अब हम अध्ययन करेंगे काव्य शिक्षण। जो काव्य शिक्षण है वो क्या है। ठीक है। जो काव्य शिक्षण है, वैसे हम हमारे देश में हमेशा से जो काव्य का स्थान है वो अत्यंत ही गौण रहा है और भारत में वैदिक काल से आज तक कविता, पद्य या काव्य को परिभाषित करने के प्रयास होते रहे हैं, किंतु इसके लिए हम कोई भी परिभाषा स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे कामातुर कौच पक्षी के जोड़े में जो नर को व्याघ्र द्वारा आहत किए जाने पर जो मादा के मर्माहत विलाप से कवि वाल्मीकि जी थे, उनका हृदय इतना द्रवित हो उठा था कि उनके मुख से भी एक शब्द प्रस्फुटित हुए थे, उसे प्रथम कविता का श्रेय दिया जाता है। वो कुछ इस प्रकार से थे: माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाम या कौचुम मिथुना देकम वधि काम मोहितम। इस प्रकार जो भी भावों की अभिव्यक्ति है वो कविता का मूल मानी जाती है। पंडित जगन्नाथ मानते थे रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है, अर्थात जो उसकी रमणीयता के अर्थ को प्रकट करे। और कविवर विश्वनाथ मानते थे वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है।
और साथ ही साथ आचार्य मम्मट कहते थे, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनम लंकृतम पुनम क्वापि अर्थातम दोषरहितम गुणासहितम प्राय अलंकृतम, किंतु कभी कभी अनलंकृत शब्द और अर्थ को भी हम काव्य कहते हैं। इस प्रकार किसी ने भाव और किसी ने रस या और किसी ने अलंकार या वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, गुण को ही काव्य माना है और वस्तुतः इन सब का सम्मिलित रूप ही काव्य माना जा सकता है और ये सभी काव्य के विभिन्न रूप माने जा सकते हैं। अब हम काव्य की विशेषताएं, कि जो काव्य की विशेषताएं होती है वो कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि किसी ने इसको क्या माना है, रस माना है, किसी ने अलंकार, किसी ने रीति, किसी ने ध्वनि, किसी ने गुण, सब ने अपने अपने शब्दों से, अर्थात जो शब्दों को रमणीयता प्रदान करे वही क्या है, काव्य है, जिसमें किसी विशिष्ट भावों का उल्लेख होता है। ठीक है, सबसे पहले जो संस्कृत काव्य की विशेषताएं हैं, संस्कृत काव्य प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों शैलियों में मिलते हैं, जिसमें प्रयुक्त छंदबद्ध कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वय मिलता है तथा सत्यम शिवम सुंदरम की भावना निहित होती है। इसके अंदर कौन सी भावना निहित होती है, सत्यम शिवम सुंदरम की। ठीक है, और कौन सी शैली में मिलते हैं, प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों शैलियों में मिलते हैं। फिर कविता में जीवन का सांगोपांग चित्रण होता है, जो जीवन है उसका वास्तविक चित्रण होता है, किसके द्वारा, कविता के द्वारा। फिर कविता में प्रसाद एवं माधुर्य गुणों की अभिव्यंजना मिलती है। जो कविता होते हैं, गुण होते हैं ना, प्रसाद, माधुर्य, इन गुणों की जो अभिव्यंजना है वो भी हमें कहाँ मिलती है, काव्य में प्रकट होने को मिलती है। इसके पश्चात कविता भाव प्रधान होते हुए भी कल्पना प्रसूता तथा सुंदर विचारों वाली होती है। कोई भी कविता होती है उसका भाव होता है और कल्पना उजागर करने के लिए सुंदर विचारों की अभिव्यक्ति भी प्रकट होती है। फिर कविता की भाषा संगीतमय होती है ना, जिसके पाठ से हमको कैसा लगता है, आनंद आता है और हम अत्यंत ही आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं। फिर कविता के 4 आयाम होते हैं। कौन कौन से आयाम होते हैं वो, भाव तत्व, कल्पना तत्व, विचार या बुद्धि तत्व तथा शैली तत्व। किसके आयाम होते हैं, संस्कृत काव्य के। फिर संस्कृत काव्य का वर्ण विषय प्राय श्रृंगार, नीति, धर्म और प्रकृति का वर्णन होता है और इसमें वीर, रौद्र और भयानक रसों के लिए कोई भी स्थान नहीं होता, किसमें, काव्य में। और जो संस्कृत काव्य की सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, इसमें पद लालित्य, संगीत सौष्ठव्य, रमणीय शैली तथा रसानुभूति का समावेश किया जाता है। फिर काव्य का महत्व, जहाँ हम काव्य की विशेषताएं की बात करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ महत्व भी होता है। जैसे जो कविता होती है वो अत्यंत सुखाय और मनोविनाद के लिए लिखी जाती है ना, और कविता का मुख्य प्रयोजन रसोत्पत्ति है, जिसमें जो भी कवि होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कल्पना लोक में निमग्न होकर अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करके परम आनंद की अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। फिर जो कविता का प्रयोजन होता है उसमें चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, व्याधिनाश, अज्ञान नाश तथा अमृतवत अनादि की प्राप्ति को बताया जाता है ना। और कविता का जो प्रयोजन होता है उसमें अन्य कलाओं में दक्षता, चतुर्वर्ग की प्राप्ति के साथ साथ कीर्ति की प्राप्ति भी बताया गया है, जिसमें हम संसार के व्यवहार का ज्ञान, व्यक्तिगत और सामाजिक अनिष्ट का निवारण और थोड़ी देर के लिए भावानंद होना या उपदेश देना ही होता है। ये सब क्या है, काव्य का महत्व है। एक काव्य के महत्व को आचार्य मम्मट ने उसके 6 प्रयोजन बताए हैं, जो महत्व हैं। उन्होंने कहा है कि 6 प्रयोजन होते हैं इसके, जैसे काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सध्यम पर निर्वते कांतम संमितयो पदेशम यजुम। अर्थात जो काव्य का प्रयोजन है वो यश, कामना, धन, व्यवसाय, संसार के व्यवहार, व्यक्तिगत ज्ञान और कुछ समय के लिए भाव विभोर होकर उपदेश देना ही इसके 6 प्रयोजन माने गए हैं, जो इसकी महत्ताओं की विवेचना करते हैं।
अब संस्कृत काव्य शिक्षण के उद्देश्य, जो संस्कृत काव्य शिक्षण के उद्देश्य हैं वो किस प्रकार से हैं और इन्हीं उद्देश्यों का हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं सभी स्तरों पर। और क्योंकि जो संस्कृत है उसके अंतर्गत जो कविता का उल्लेख किया जाता है उसके लिए उचित स्वर, लय, उच्चारण सबकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए हम जितने भी स्तर हैं इनमें हम इन्हीं का अनुकरण करते हैं। सबसे प्रथम है, छात्रों को हम संस्कृत के श्लोकों का उचित स्वर, लय, उच्चारण, स्वराघात के साथ सस्वर वाचन की क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ छात्रों में हम कविता की कल्पना और वास्तविकता को समझने की योग्यता भी प्रदान करते हैं। उसके पश्चात ये भी हो सकता है कविता के विभिन्न रूपों, शैलियों से छात्रों को परिचित कराकर काव्य के प्रति जो सौंदर्य है उनकी अनुभूति कराना, साथ ही साथ छात्रों को काव्यगत सौंदर्य के प्रति जागृत उत्पन्न कराना भी संस्कृत काव्य शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। उसके पश्चात जैसे हम और भी व्यक्त कर सकते हैं कि छात्रों में कविता के भावों को आत्मसात करने की योग्यता प्रदान करना, साथ ही साथ छात्रों में कल्पना, मानसिक शक्ति एवं सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में नैतिक, चारित्रिक, मानवीय एवं संवेदात्मक गुणों को प्रतिस्थापित करना, छात्रों को संस्कृत के विभिन्न स्वरूपों, शैलियों एवं कवियों के जीवन दर्शन से परिचित कराना, छात्रों को स्वयं काव्य रचना के लिए प्रेरित करना और छात्रों को हम संस्कृत काव्य के आलोचनात्मक अध्ययन हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। और अगर हम किसी भी कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे तो छात्र स्वेच्छा से ही उस विषय के प्रति शिक्षण कार्य लेने के लिए क्या हो सकेंगे, इच्छुक हो सकेंगे और वो रुचि के साथ उस शिक्षण कार्य को संपन्न करेंगे और उस विषय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, ये थे संस्कृत काव्य शिक्षण के उद्देश्य। अब काव्य शिक्षण की बात करी है तो कुछ विधियों का भी हम क्या करेंगे, अनुसरण करते हैं ना, कि काव्य शिक्षण पढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का क्या कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। सबसे प्रथम भाषानुवाद विधि। जो भाषानुवाद विधि है इसे परंपरागत या फिर अर्थबोध विधि भी कहा जाता है और इसमें विषय सामग्री को प्रत्येक शब्द का शिक्षक द्वारा या शिक्षक की सहायता से छात्रों द्वारा मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। फिर भाष्य विधि, इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं, व्यास विधि भी कहते हैं। और इस विधि में जो शिक्षक होते हैं वो कथावाचक व्यास की तरह कविता का सुस्वर पाठ करते हैं। उसके बाद प्रत्येक शब्द को भाव, भाषा एवं शब्द योजना की दृष्टि से क्या करते हैं, परखते हैं और उसको फिर प्रकट करते हैं। फिर गीत तथा नाट्य प्रणाली, जो ये प्रणाली है ये सबसे उपयुक्त मानी गई है प्राथमिक स्तर के लिए, क्योंकि इसमें कविता का लय, ताल के साथ गायन सिखाया जाता है। उसके अर्थ से कोई संबंध नहीं होते हैं और जो छात्र होते हैं वो शब्दार्थ की बजाय ध्वनि की ओर अधिक ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर है व्याख्यान विधि। इस विधि में जो शिक्षक होते हैं वो कविता में आए एक एक पद का अर्थ, उसकी रचना शैली, कवि परिचय, प्रसंग, भाषा शैली, संबंधित घटना का क्या करते हैं, भावार्थ स्पष्ट करते हैं और संस्कृत साहित्य से संबंधित ज्ञान भी उनको अर्जित कराते हैं। फिर है समीक्षा विधि। जो समीक्षा विधि है ये हम उच्च स्तर की कक्षाओं में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें हम कवि के जीवन दर्शन तथा कविता के पृष्ठभूमि की समीक्षा की जाती है और शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु का सामान्य ज्ञान कराकर उससे संबंधित पुस्तकें तथा सहायक ग्रंथ भी उनको बताते हैं। फिर तुलना विधि। तुलना विधि ये भी उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इसमें भी शिक्षक एक कविता या श्लोक का अर्थ स्पष्ट करने के बाद समान भाव वाली कविता या श्लोक उसी कवि या अन्य कवि का भावार्थ बताता है तथा दोनों में तुलना करते हुए छात्रों को स्पष्टीकरण करता है ना। इसके पश्चात है दंडान्वयन विधि। दंडान्वयन विधि में जहाँ हम दंड का अर्थ है डंडा, यहाँ दंड वायक का दंड वाक्य का सूचक है। पद्य खंड को एक पूर्ण वाक्य दंड में बदलना ही दंडान्वय है। जब
छात्र प्रधान वाक्य ढूंढकर वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों, अव्ययों एवं क्रियाओं को भली प्रकार समझ लेते हैं तो यह ही क्या कहलाती है, दंडान्वयन कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो कविता होती है उसको मातृभाषा में अच्छी तरह से समझने के बाद कविता के मुख्य वाक्य को ढूंढना, उसके अनुसार कर्ता, कर्म और क्रिया का पता लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके पश्चात है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि ये भी दंडान्वय की तरह ही होती है, लेकिन इसमें पहले प्रधान वाक्य ढूंढा जाता है, उसके पश्चात पाठ्य विषय पर आधारित उपयुक्त प्रश्नों के द्वारा कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, अपव्यय का ज्ञात किया जाता है और प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा ही कविता का भावार्थ स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या इसमें प्रश्न संस्कृत भाषा में ही पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम कभी कभी प्रयोग करते हैं ना कि कर्ता संज्ञा सर्वनाम के लिए कम, कम, केन, कस्मे, विशेषण के लिए कीदृशम, किम भूतम, कीदृशा, कथम भूत, क्रिया के लिए किम करोति, किम कृता और क्रिया विशेषण के लिए कदा, कुत्र, कथम, किमर्थ। और ये जितने भी चीज़ों का हमने अध्ययन किया है ये सब संस्कृत काव्य शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है और ये जितनी भी विधियां हैं ये काव्य शिक्षण के लिए सर्वोपरि मनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। किस लिए? क्योंकि इसमें अत्यधिक समय का प्रयोग होता है और काव्यगत सौंदर्य और रसानुभूति सरलता से हो सके इसके लिए छात्र और शिक्षक दोनों को सक्रिय रहना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।